वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत के 14,000 प्रोजेक्टों को किया इफ्तिताह। कहा, डबल इंजन सरकार ने दिखाया है, अगर तब्दीली का हकीकी इरादा हो तो उसे कोई नहीं रोक सकता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की रखी बुनियाद। पीएम ने कहा, वक्त का चक्कर घूम चुका है और नया दौर दे रहा है दरवाजे पर दस्तक। मुल्क में मंदिर की तामीर के साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज भी हो रहे हैं तैयार। चंडीगढ़ में मरकज और किसान नुमाइंदों के दरमियान बातचीत रही मुस्बत। हुकूमत ने दाल समेत 4 फसलों पर 5 साल एमएसपी की गारंटी की दी तजवीज। दूसरी जानिब किसानों ने तजवीज पर इत्तेफाक राय के बाद फैसला लेने की कही बात। संदेश खाली में खवातीन पर ज्यादती के ताल्लुक से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट लॉकेट चटर्जी ने की तनकीद। कहा, ममता बनर्जी की आंचल में छुपा हुआ है शेख शाहजहां। संदेश खाली दौरे पर कौमी खवातीन कमीशन की सदर रेखा शर्मा ने मुतासिरा खवातीन को दिलाया एतमाद। आज भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल। ईडी ने छठी बार समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी के सवालों से मुसलसल बचने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा, दिल्ली के वजीर आला बन गए हैं मफरूर नंबर 1। भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान दिल्ली में आज़ाद तिजारती मुआहदे पर 7वें दौर की बातचीत। नीज सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ मुतालिक मुआहदों और जोग्राफियाई इशारियों पर एक मुआहदे पर भी बातचीत। गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कैंपस के चौथे ऑडिशन का आज होगा आगाज। वजीर आजम खिलाड़ियों को देंगे वीडियो पैगाम। मरकजी वजीर खेल अनुराग ठाकुर करेंगे शिरकत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता साल मुनक़्क़िदा यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान मौसूल होने वाली सरमायाकारी तजावीज़ की चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब में पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के 14,000 प्रोजेक्टों का किया आगाज। इन मंसूबों का ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग, काबिल तजदीद तवानाई, IT और ITs, फूड प्रोसेसिंग, हाउसिंग और रियल एस्टेट, मेहमान नवाजी और तफरी और तालीम जैसे शोबों से है। प्रोग्राम में तकरीबन 5,000 शुरा ने हिस्सा लिया, जिनमें मशहूर सनतकार, आला आलमी और हिंदुस्तानी कंपनियों के नुमाइंदे, सफ़ीर और हाई कमिश्नर्स और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमान शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि यूपी में डबल इंजन वाली हुकूमत को बने 7 साल हो चुके हैं और इन सालों में हर तरफ तरक्की की तब्दीलियां नजर आ रही हैं। यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। वज़ीर आज़म मोदी ने चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब से मुतालिक एक नुमाइश का भी दौरा किया। इसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्टों से वाबस्ता कारोबारी इदारों की मसनूआत की नुमाइश की गई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का विजन सिर्फ चंद शहरों और लोगों तक महदूद नहीं है, बल्कि मौजूदा हुकूमत टायर 1 और टायर 2 शहरों की भी हमजह तरक्की कर रही है। अब मुल्क पुरानी सियासी सोच से निकल आया है। तो इसके लिए नई सोच भी चाहिए, नई दिशा भी चाहिए। देश में जिस प्रकार की सोच आजादी के अनेक दशकों तक रही, सोच थी कि देश के नागरिकों का जैसे तैसे गुजारा कराओ, उन्हें हर
मूलभूत सुविधा के लिए तरसा कर रखो, नौकरियों के अवसर बनाओ तो कुछ चुनिंदा शहरों में, लेकिन डबल इंजन सरकार ने उस पुरानी राजनीतिक सोच को बदल दिया है। वजीर आजम ने किसानों की तरक्की की बात की। उन्होंने कहा कि आज मुल्क कुदरती काश्तकारी और मोटे अनाज की पैदावार की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में हुकूमत ने हाल ही में किसानों के मसीहा और उत्तर प्रदेश के सुपूत चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा है। अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। कांग्रेस के लोग भारत रत्न पर एक ही परिवार का हक समझते थे, इसलिए कांग्रेस ने दशकों तक बाबा साहब आंबेडकर को भी भारत रत्न नहीं दिया। दरअसल कांग्रेस गरीब, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर का सम्मान करना ही नहीं चाहती। ये उनकी सोच में नहीं है। वजीर आजम ने कल्की धाम मंदिर का संग बुनियाद रखा। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के संभल के इचोड़ा कंबोरा में बनाया जाएगा। मंदिर का संग बुनियाद रखने का प्रोग्राम रस्म रिवाज के मुताबिक मुकम्मल हुआ। ये मंदिर 5 एकड़ पर तामीर किया जाएगा। इसकी तामीर में 5 साल लगेंगे। भगवान विष्णु के 10वें अवतार के तौर पर कल्की का अवतार कलयुग में होगा। पुराणों में वाज़े तौर पर जिक्र किया गया है कि कल्की के अवतार के साथ ही कलयुग का चक्र मुकम्मल हो जाएगा। मंदिर के फने तामीर का हवाला देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसमें 10 गर्भगृह होंगे जो भगवान के 10 अवतारों की अलामत होंगे। उन्होंने बताया कि मंदिर में भगवान के शऊर को मुख्तलिफ शक्लों में दिखाया जाएगा। कई एकड़ में फैला ये विशाल धाम कई मायनों में विशिष्ट होने वाला है। एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें 10 गर्भगृह होंगे और भगवान के सभी 10 अवतारों को विराजमान किया जाएगा। 10 अवतारों के माध्यम से हमारे शास्त्रों ने केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि अलग अलग स्वरूपों में ईश्वरीय अवतार को प्रस्तुत किया गया है। यानी हमने हर जीवन में ईश्वर की ही चेतना के दर्शन किए हैं। हमने ईश्वर के स्वरूप को सिंह में भी देखा, वराह में भी देखा और कच्छप में भी देखा। इन सभी स्वरूपों की एक साथ स्थापना हमारी मान्यताओं की व्यापक छवि प्रस्तुत करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्त का चक्र घूम चुका है और एक नया दौर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उन्होंने बताया कि आज मुल्क में मंदिर बन रहे हैं और मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन प्रमाण है साथियों, और प्रमाण इस बात का है समय का चक्र घूम चुका है। एक नया दौर आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये समय है हम उस आगमन का दिल खोलकर स्वागत करें। वजीर आजम मोदी ने कहा कि 22 जनवरी के बाद मुल्क में एक नया दौर शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि श्री राम के विराजमान होने के बाद अगले 1000 सालों का एक नया सफर शुरू हुआ है।
22 जनवरी से अब नए काल चक्र की शुरुआत हो चुकी है। प्रभु श्री राम ने जब शासन किया तो उसका प्रभाव हजारों वर्ष तक रहा। उसी तरह राम लला के विराजमान होने से अगले 1000 वर्षों तक भारत के लिए एक नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। अमृत काल में राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी सहस्त्र शताब्दी का ये संकल्प केवल एक अभिलाषा भर नहीं है, ये एक ऐसा संकल्प है जिसे हमारी संस्कृति ने हर कालखंड में जीकर दिखाया है। और आइए बात करते हैं किसानों की। मरकजी हुकूमत और किसानों के नुमाइंदों के दरमियान चंडीगढ़ में मीटिंग का चौथा दौर हुआ। दोनों फरीकों के दरमियान बातचीत बहुत मुस्बत रही। मीटिंग में हुकूमत ने किसानों को तजवीज़ दी है कि अगर हरियाणा और पंजाब के किसान फसलों में तनव्वु करते हैं और मकई, कपास, उड़द और अरहर की काश्त करते हैं तो हुकूमत इन 4 फसलों पर गारंटी देगी कि अगले 5 साल तक नेफेड और एनसीसीएफ के जरिए उनकी फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। साथ ही किसानों ने कहा कि तजवीज़ पर इत्तेफाक के बाद फैसला किया जाएगा। मरकजी वज़रा ने नेफेड और एनसीसीएफ के साथ बातचीत करने की भी बात कही। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और दीगर किसान लीडरों के साथ मुस्बत बातचीत की। यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी किसानों की मुसलसल फिक्र करते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में किसानों के लिए बहुत से काम किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल के संदेश खाली मामले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वकील अलक आलोक श्रीवास्तव की तरफ से दायर पीआईएल को सुनने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने संदेश खाली केस की जांच और ट्रायल को रियासत से बाहर मुंतकिल करने और सीबीआई और एसआईटी के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया था। जस्टिस बीवाई नागरतना की बेंच ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट पहले ही इस केस की खुद समाअत कर रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट भी दरख्वास्त गुजार के मुतालबात पर हुक्म देने की पूरी सलाहियत रखती है। दरियासना मगरबी बंगाल हुकूमत ने अदालत को बताया कि उसने अब तक 3 गिरफ्तारियां की हैं। बांग्लादेश की सरहद से मुत्तसिल मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना जिले में वाक़े संदेश खाली की खवातीन गुज़िश्ता चंद दिनों से ममता बनर्जी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। खवातीन का इल्ज़ाम है कि ममता की पार्टी टीएमसी के लीडर शेख शाहजहां ने उन्हें जिनसी तौर पर हरासा किया और फिर ज़बरदस्ती ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। खवातीन का मुतालबा है कि टीएमसी लीडर शाहजहां शेख और उनके हवारियों को गिरफ्तार किया जाए।
खवातीन ने पुलिस पर मुलजिमान के साथ मिली भगत का इल्ज़ाम भी लगाया है। कौमी कमीशन बराए खवातीन की चेयरपर्सन रेखा शर्मा मुतासिरा खवातीन की हिमायत में मगरबी बंगाल के संदेश खाली पहुंच गई हैं। इस दौरान रेखा शर्मा ने कहा कि कमीशन मुकम्मल तौर पर खवातीन के साथ है, खवातीन को आगे आकर बात करनी चाहिए। उनको विश्वास करना पड़ेगा, एक बार तो विश्वास करके आगे आए और हम लोग उनके साथ है। राष्ट्रीय महिला आयोग है किस लिए, महिलाओं के साथ है और महिलाओं को आगे आना होगा, बात करनी होगी। अब मैं इसी उससे आई हूँ कि आप डरे नहीं और मुझसे आके बात करें। मैं पूरा दिन यही हूँ, हर घर में जाऊंगी, चाहूंगी कि वो मेरे हमसे बात करें, टीम से बात करें और हम उन सारी कंप्लेंट्स पे जो भी आगे आएगा उन पे काम करेंगे। कोर्ट में जा रही हैं महिलाएं ताकि कोर्ट में कुछ तो करेगी, पुलिस कुछ नहीं करती है। संदेश खाली तशद्दुद के मामले पर बीजेपी ने बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी को हदफ तनकीद बनाया। बीजेपी एमपी लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में दोबारा मुगल राज ला रही हैं। उन्होंने कहा कि संदेश खाली में टीएमसी माफिया रहते हैं। उन्होंने कहा कि खातून वजीर आला की रियासत में खवातीन सबसे ज्यादा गैर महफूज हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। कोलकाता से 30-35 किलोमीटर दूर बशीराट संदेशखाली एक जगह है और वहां पे डेरा किसका है, आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग हैं। वाम फ्रंट के टाइम से ये लोग वहां पे पूरा माफिया राज चलाते हैं। बीजेपी एमपी लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी संदेश खाली मामले पर खामोशी इख्तियार कर रही हैं। संदेश खाली में खवातीन पर होने वाले मजालिम के हवाले से उनका कहना था कि वहां खवातीन के जॉब कार्ड लिए जाते रहे, आवाज उठाने वाली खवातीन को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ वोट बैंक की सियासत कर रही हैं। उसका जमीन ले लेते थे, उसका जॉब कार्ड ले लिया, उसका जमीन अगर नहीं देते थे उसमें सॉल्ट वाटर घुसा दिया, वो खेती नहीं कर पाए। उसके पास कुछ उपाय नहीं है, उसका आधार कार्ड, उसका जॉब कार्ड, सब कुछ ये लोग ले लेते थे। और महिला लोग अगर पुलिस के सामने जाके कंप्लेन के लिए जाते थे, बोलते थे शेख शाहजहां जो है उसका जो गैंग है उसके पास से परमिशन लेके आइए आप, तब आपका एफआईआर होगा। ममता बनर्जी कल बोल रहे थे ना कि एक भी एफआईआर नहीं है, इसलिए नहीं है कि एफआईआर करने के लिए जो पुलिस होता है वो भी शेख शाहजहां के साथ एकदम मिले जुले है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आज दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब घपले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। आज भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी की जानिब से केजरीवाल को ये छठा समन था। अरविंद केजरीवाल अभी तक ईडी के किसी भी समन पर पेश नहीं हुए हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कहा कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल मफरूर नंबर 1 बन गए हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में उन्हें छठी बार समन जारी किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी, जो आप वेंडेटा विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं, अब तो कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। कोर्ट ना बेल दे रही है, 338 करोड़ का मनी ट्रेलर कह रही है, सुप्रीम कोर्ट तक बेल रिजेक्ट हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा लोअर कोर्ट ने भी आपको समन्स में कोई राहत नहीं दी है, कहा है कि समन्स में तो पेश होना पड़ेगा, तो समन्स को इलीगल कह रहे हैं। और आपकी दोस्त कांग्रेस पार्टी कहती है कि शराब में तो घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल ने, तो इसका जवाब क्यों नहीं देते? भ्रष्टाचारी नंबर 1 एंड भगोड़े नंबर 1। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कांग्रेस को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि जब तक सीटों का मसला हल नहीं होता वो कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। अखिलेश यादव कहते हैं कि अभी बातचीत चल रही है, सीटों की तकसीम होते ही समाजवादी पार्टी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। और इंडिया इत्तेहाद में बढ़ती हुई दरारों के दरमियान बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अकेले लोकसभा इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है।
मायावती ने कहा कि अकेले लोकसभा इलेक्शन लड़ने का उनका फैसला तब्दील नहीं होने वाला है। उन्होंने अपने कारकुनों को खबरदार किया कि अफवाहों से होशियार रहें। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि आइंदा लोकसभा इंतखाब में बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करने की वजाहत के बावजूद आए दिन इत्तेहाद से मुतालिक अफवाह फैलाना ये साबित करता है कि बीएसपी के बगैर कुछ पार्टियों की यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, जबकि बीएसपी को अपने लोगों का मफाद सबसे अजीज है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने गुवाहाटी में दूरदर्शन मरकज के नए न्यूज रूम का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर ने मरकज का मुआयना किया और वहां दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने प्रसार भारती, सेंट्रल कम्युनिकेशन ब्यूरो और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के सीनियर अफसरान के साथ एक मीटिंग में भी हिस्सा लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि गुवाहाटी दूरदर्शन एक बड़ा मरकज है और नए न्यूज रूम की मदद से मजीद बेहतर काम हो सकेगा, जिससे इलाके के लोगों की मेयारी मालूमात की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकेगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यूपीए के दौर में शुमाल मशरक़ी रियासतों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शुमाल मशरक़ी रियासतों की तरक्की के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। जिस तरह से 10 वर्ष यूपीए के एक तरह से नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल अनदेखा किया था, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में कई बार असम आए और अष्टलक्ष्मी के अपने 8 राज्यों में उनका जाना हुआ। यहाँ की कला संस्कृति को बढ़ाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, तो वहीं पर सड़कें, पुल, रेल, हवाई अड्डे बनाकर और यहाँ तक कि बड़े अस्पतालों से लेकर शिक्षण संस्थान भी बनाए। एम्स जम्मू और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू एम्स का इफ्तिताह करेंगे। एम्स जम्मू जदीद तरीन सहूलियात के साथ मुकम्मल तौर पर डिजिटल होगा। एम्स जम्मू में 54% फैकल्टीज और 80% नर्सिंग स्टाफ खवातीन हैं। एम्स जम्मू के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO डॉक्टर शक्ति गुप्ता ने DD न्यूज से खुसूसी बातचीत की। उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं एम्स जम्मू के CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शक्ति गुप्ता। सर, पहली बार जम्मू कश्मीर के राज्य के लोगों को एम्स मिलने जा रहा है, क्या खासियत है इस एम्स की? This is a super specialty hospital and it will provide the comprehensive tertiary care services to the people of Jammu and Kashmir. खाली जम्मू और कश्मीर के लिए नहीं होगा, बट लेह लद्दाख, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ से जो है जितने भी पेशेंट हैं वो भी बेनिफिट मिलेगा उनको। और इसके साथ साथ जो है हमने हेलीपैड की फैसिलिटी दी है जो बिल्कुल इमरजेंसी के बाहर है। कोई भी पेशेंट जिसको इमरजेंसी केयर चाहिए और वो जो है डिफिकल्ट एरिया से उसको एयरलिफ्ट करके सीधा एम्स जम्मू में ला सकते हैं अगली वहाँ पर। आप आरपी सेंटर दिल्ली एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहे हैं, तो आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है, तो उस अनुभव का लाभ कैसे जम्मू एम्स को मिलेगा आपके नेतृत्व? आई एम लकी दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं 27 ईयर्स एम्स दिल्ली में रहा हूँ। दूसरा, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली भूटान के साथ काम करने के लिए, नेपाल के साथ काम करने के लिए। जैसे 2 हॉस्पिटल हमने भूटान में बनाए, एक जो है ट्रामा सेंटर बनाया, उसके साथ जो मैं क्लोजली एसोसिएटेड था, तो वो जो है एक्सपीरियंस मुझे इस यहाँ का जो एम्स को एस्टेब्लिश करने में जो है बहुत उसका फायदा हुआ है एक्चुअली वहाँ पर। और हम एम्स में जो है इसको पेशेंट फ्रेंडली हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। और पेशेंट फ्रेंडली का मतलब है कि पेशेंट आके एक ऐसा एक्सपीरियंस लेके जाए ताकि वो हमारा जो है एक एम्बेसडर बन के जाए। हमने कुछ स्पेशल सर्विसेज यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। एक है पेशेंट असिस्टेंट सर्विसेज। उसका मतलब यह है कि हमारे पास वॉलंटियर्स होंगे जो व्हील चेयर और ट्रॉली लेके खड़े रहेंगे इमरजेंसी में, OPD में और अदर एरियाज वगैरह में। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर किसी पेशेंट को व्हील चेयर में जाना है वो पेशेंट का अटेंडेंट ना लेके जाए, बट हम जो है हमारे वॉलंटियर जो हैं, जो पेशेंट असिस्टेंट हैं, वो लेके जाएंगे। तो एक बड़ी बात है कि पेशेंट सेंट्रिक ये हॉस्पिटल बनेगा और उसका फायदा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को मिलेगा और आने वाले दिनों में ये एक मॉडल हॉस्पिटल के रूप में सामने आएगा। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, जम्मू एम्स।
और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कैंपस 2023 का इफ्तिताह आज गुवाहाटी के सरू सजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। इफ्तिताही प्रोग्राम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिलाड़ियों को वीडियो पैगाम देंगे। वहीं मरकजी वजीर खेल अनुराग सिंह ठाकुर और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा खेलों के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कैंपस के चौथे एडिशन में मुल्क भर से 200 यूनिवर्सिटियों के तकरीबन 4500 एथलीट मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी कैंपस मरकजी हुकूमत के जरिए शुरू की गई खेलो इंडिया पहल का एक हिस्सा है, जिसका मकसद मुल्क भर में जमीनी सतह पर खेल के हुनर को तलाशना और खेलों को फरोग देना है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।